डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने देखा था भूकंप और भूकंप के परिणाम। तो आज जो है हम देखेंगे कि भूकंप नाभि और अधिकेंद्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम भूकंप नाभि की बात करते हैं। भूकंप के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। भूपटल के नीचे मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होती है उसके कारण भूपटल पर दबाव का निर्माण होता है। यह तनाव भूगर्भ में अर्थात पृथ्वी के अंदर, तो भूगर्भ में जहाँ पर खुलता है वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है और वहाँ पर भूकंप केंद्र होता है। तो भूकंप केंद्र आपको क्लियर है कि जहाँ पर भूगर्भ में जहाँ पर जो है भूगर्भ खुलता है वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त जहाँ से होती है वहीं पर भूकंप केंद्र होता है। केंद्र अर्थात बीच में, उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। जो हमारा भूकंप केंद्र है उसी को भूकंप नाभि के नाम से जाना जाता है। और इस भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में इट मीन्स चारों तरफ जो है ऊर्जा तरंगे, जो ऊर्जा है वह फैलती है। जैसे सूर्य की रोशनी जो है सूर्य मुख्य केंद्र में होता है और उसकी किरणें जो हैं वो चारों तरफ फैलती हैं, तो उसी तरह से भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे फैलती हैं। ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर जहाँ सर्वप्रथम पहुँचती हैं, इट मीन्स जहाँ पर सबसे पहले पहुँचती हैं अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहाँ प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जहाँ पे भूकंप के झटके सबसे पहले पड़ते हैं उसी को हम कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र यह भूकंप नाभि से लंबवत होता है। लंबवत मतलब सीधा होता है। अब आप इस चित्र में देखोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा जो है भूकंप नाभि है। बीच में जो ब्लैक दिख रहा है आपको वह हमारा भूकंप नाभि है। अब यहाँ से आप देख रहे हो तरंगे निकल रही हैं, जैसे प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और भूपृष्ठ की तरंगे, इस तरह से तरंगे निकल रही हैं। और लंबवत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भूकंप अधिकेंद्र है, लंबवत दिशा में उसका अधिकेंद्र है और ये हमारा भूपृष्ठ है। तो इस तरह से जो है भूकंप नाभि और भूकंप अधिकेंद्र होता है। अब हम आगे देखेंगे कि भूकंप तरंगों को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। जैसे भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकलना, उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है। अब इसका उत्सर्जन जो है वह एक जगह पर नहीं फैलता बल्कि सभी दिशाओं में फैलता है और यह ऊर्जा विभिन्न तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है। अर्थात विभिन्न तरीकों से तरंग माध्यम से वह जो है बाहर आती है। इन भूकंप तरंगों के प्राथमिक, द्वितीयक एवं भूपृष्ठ तरंगे ऐसे 3 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो ये तरंगे हैं जिसे प्राथमिक, द्वितीयक और भूपृष्ठ तरंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और भूपृष्ठ तरंगों के रूप में उसे विभाजित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है भूकंप नाभि की तरंगे होती हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्राथमिक तरंगे कि प्राथमिक तरंगे हम कैसे कहते हैं। तो प्राथमिक तरंगे जो हैं उसे प्राइमरी आरपी वेव्स, इन तरंगों को या तो प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, तो प्राइमरी या तो पी वेव्स के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे हम इसका कि किसे हम पी वेव्स कहेंगे। जैसे भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर, उत्सर्जन मतलब निकलना, उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। भूपृष्ठ जहाँ पर हम रह रहे हैं तो यह भूपृष्ठ है, भूमि के ऊपर का भाग वह भूपृष्ठ कहलाता है। तो भूगर्भ से, भूमि के अंदर से निकल के ऊर्जा जो है
वह भूपृष्ठ पर पहुंचता है। भूपृष्ठ के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। अभी द्रुत गति मतलब तेज गति से यह जो है पृथ्वी के भूपृष्ठ के चारों तरफ फैल जाती हैं। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की हलचल ऊपर नीचे हो जाती है। अभी चट्टान जो हमारा बना हुआ है, ये छोटे छोटे कणों को, हमारा भूपृष्ठ भूपटल जो है वह छोटे छोटे कणों को मिलाकर बना हुआ है। तो ये क्या होता है, जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो इसके जो कण हैं वह विचलित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनमें हलचल होती है। इसलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाली तरंगे भी कहा जाता है। अब ये जो है हलचल उत्पन्न करती हैं, इसलिए प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इन्हें जो है आगे पीछे होने वाली तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तरंगे का स्वरूप कैसा होता है, ये तरंगे ठोस अवस्था में होती हैं, या तो द्रव अवस्था में होती हैं, या वायु, तीनों ही माध्यम से प्रवाहित हो सकती हैं। तो तीनों माध्यम का यह होता है। केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रभावित होते समय दिशा में परिवर्तन होता है। इसका प्रभाव जो है वह दिशाओं के अनुसार होता है। प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें जो हैं वह हिलने लगती हैं। तो यह जो है यह प्राथमिक तरंगे हैं। अब हम देखेंगे द्वितीयक तरंग कि हमारा द्वितीयक तरंग क्या है। द्वितीयक तरंग, ये तरंगे भूपृष्ठ पर, ये तरंगे जो होती हैं यह भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती है। मतलब पहले प्राथमिक तरंग पहुंचता है और उसके बाद जो है भूपृष्ठ पर ये तरंगे पहुंचती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंग या एस तरंग कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी इट मीन सेकेंडरी का एस, प्राथमिक का प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पी, तो इस तरह से इसे जो है सेकेंडरी तरंगे के नाम से या एस तरंग के नाम से जाना जाता है। ये तरंगे नाभि केंद्र, अभी नाभि केंद्र आपको मैंने बताया था कि जो मध्य भाग है, तो नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती है। इसकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है और इन तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है। अभी यही है कि कणों की हलचल तो दोनों में हो रही है, लेकिन इसमें कम गति से हो रहा है और प्राथमिक में जो है वह द्रुत गति से मतलब तेज गति से हो रहा है। ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती हैं, मतलब निकलती हैं। जो ठोस पदार्थ हैं उनसे ही यह निकलती हैं, किंतु द्रव पदार्थों से प्रवाहित नहीं होती बल्कि खंडित हो जाती है, टूट जाती है। इन तरंगों से मकान हिलते हैं, फलस्वरूप ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है। अर्थात इसका प्रभाव जो है वह ठोस पदार्थों पर पड़ता है, जिससे वो चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे बिल्डिंग्स जो हैं ये ठोस हैं, तो इस पे बिल्डिंग्स बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी तरंगे, जो कि मानव जाति को हानि पहुंचाती हैं। तीसरा है भूपृष्ठ तरंगे, सरफेस। भूपृष्ठ मतलब होता है सरफेस और उसको एल वेव्स कहते हैं। अब भूपृष्ठ तरंगे क्या है? भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ अधिकेंद्र पर पड़ता है। जब ये प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे पहुंचती हैं भूपृष्ठ पर, तो अधिकेंद्र भूपृष्ठ का जो अधिकेंद्र है, अर्थात जहाँ पर भूकंप के झटके आए हैं, तो वहाँ पर पड़ता है, जिससे नई तरंगे निर्मित होती हैं और ये तरंगे परिधि की दिशा में फैलती हैं। अर्थात मुख्य नाभि से यह जो है परिधि की तरह, भी आपने परिधि पढ़ा होगा, तो परिधि की तरह वह जो है त्रिज्या की तरह, परिधि की तरह ये जो है फैलती हैं। ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं।
तो विनाशकारी भूकंप तो विनाशकारी ही होता है, उसके ये तीनों स्वरूप हैं, जिससे नई तरंगें निर्मित होती हैं और ये तरंगें परिधि की दिशा में फैलती हुई जाती हैं और ये तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं। अब अगला हम जो है देखेंगे भूकंप मापक यंत्र कि भूकंप को किस तरह से मापा जाता है। तो इस यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों का आलेख बना सकते हैं कि जैसे इस आलेख के अध्ययन से भूकंप की तीव्रता समझ सकते हैं। ये जो हमने इसके पहले जो चित्र देखा था उसमें भूकंप मापक मैंने आपको बताया था, साधारण भूकंप मापक यंत्र, तो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। वर्तमान में और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूकंप मापक यंत्र तैयार किया जाता है और उसके द्वारा अति सूक्ष्म तरंगों की मापी जा सकती है। तो भूकंप मापक यंत्र के द्वारा जो रिक्टर था उसके माध्यम से भूकंप को मापा जा सकता है। अब भूकंप के परिणाम क्या होते हैं? तो भूकंप के परिणाम जो हैं वह सभी को पता है, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे भूपृष्ठ पर दरारें पड़ जाती हैं, भूस्खलन होकर चट्टानें गिरने लगती हैं। भूस्खलन मतलब होता है भूमि का हिलना। तो भूमि जो है विखंडित होकर चट्टानें गिरने लगती हैं। कई बार भूजल के मार्ग में भी परिवर्तन आ जाता है। भूजल मतलब भूमि पर जो जल के मार्ग हैं, नदियों के मार्ग हैं, उनमें भी परिवर्तन आता है। जैसे कुएं में पानी आ जाता है या कुआं सूख जाता है। भूकंप के प्रभाव से या तो कुएं में पानी आ जाता है और या तो कुआं सूख जाता है। तो ये भूजल का भी मार्ग परिवर्तन होता है। कुछ प्रदेश ऊंचे उठ जाते हैं तो कुछ प्रदेश नीचे धंस जाते हैं। कभी कभी भूकंप का प्रभाव ऐसा होता है कि कुछ प्रदेश जो हैं ऊपर उठ जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, नीचे की ओर धंस जाते हैं। समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती हैं। ऊंची ऊंची जो लहरें होती हैं उसे कहते हैं सुनामी लहरें, जो कि अत्यंत विध्वंसकारी और विनाशकारी होता है। उन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव और एवं वित्त हानि भी होती है। वित्त अर्थात आर्थिक हानि भी होती है। और हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरती हैं, मतलब जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वह नीचे गिर जाती हैं। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। यातायात मार्ग बाधित हो जाता है। अब जब पेड़ गिरेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, या बर्फीले पर्वत गिरेंगे तो उससे जो है यातायात का मार्ग बाधित होता है। संचार व्यवस्था जो है वह अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भूकंप का परिणाम जो है वह अत्यधिक विनाशकारी होता है।